हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है इंडियन ज्योग्राफी में। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की मिट्टियों में किस तत्व की मात्रा जो है वो सबसे कम होती है। तो ऑप्शन में आए थे कॉपर, आयरन, मैग्नीज और जस्ता। तो बेटा जस्ता होता है जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक। तो जिसमें था कॉपर, आयरन, मैग्नीज की मात्रा तो अधिक होती है भारत की मिट्टियों में, लेकिन जिंक की मात्रा जो है यानी कि जस्ता की मात्रा सबसे कम होती है। अब हम जानेंगे कि मृदा यानी कि सॉइल क्या होती है। तो हमारी ज़मीन पे जो दानेदार कणों वाली पतली परत है वो मृदा कहलाती है। अब मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो अनेक प्रकार के खनिज जो मिनरल्स होते हैं, प्लांट्स, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से मृदा का निर्माण हुआ है। अब बेटा मृदा में ना अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब मिट्टी में कैसे कण पाए जाते हैं? हमारी मिट्टी में क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल पाई जाती है। क्ले को बोलते हैं मृतिका और चिकने कण, और सिल्ट को बोलते हैं गाद, और सैंड को बोलते हैं हिंदी में बालू, और ग्रेवल को बोलते हैं बजरी। तो अब कणों के अब कई एक बार ना ये यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी पीवाईक्यू आया है कि यहाँ से पूछा था क्ले जो है ना, जो आपकी भारत की मिट्टी में जो ये क्ले होती है, क्ले जो होती है इसका साइज़ पूछा था। तो आपको पता है जो क्ले जो है मिट्टी जो आपकी ये क्ले कण जो है इसका साइज़ सबसे छोटा होता है, तो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो फिर अब क्ले उन्होंने तो क्ले ही पूछा था, पर मैंने बाकियों का भी साइज़ लिख दिया है, क्योंकि अगर वो क्ले पूछ सकते हैं तो ये भी तो पूछ सकते हैं, इनका साइज़ भी पूछ सकते हैं। तो क्ले मिट्टी के कण का साइज़ जो है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। सिल्ट मिट्टी के कण का साइज़ 0.002 से कम होता है। सैंड का साइज़ जो है वो सॉरी बेटा, सिल्ट का साइज़ जो है 0.002 से 0.06 मिलीमीटर होता है, और सैंड का साइज़ 0.06 से 2 मिलीमीटर होता है। ग्रेवल का साइज़ जो है 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब कंसेप्ट क्या है बेटा? कंसेप्ट ये कि जिस कण का आकार जितना छोटा होगा वो मिट्टी जो वाटर एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से भी एक पीवाईक्यू आया था कि ऐसा कौन सा कण है जो जिसका साइज़ सबसे छोटा था और वो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तो वो है क्ले। ठीक है ना। अब हम जानेंगे, आपको यहाँ पे एक वर्ड ह्यूमस सुनने को मिलेगा। तो ये ह्यूमस क्या है बेटा? ह्यूमस जो है वो गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक होता है कि ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये ह्यूमस जो है गाढ़े भूरे या डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक मैटर है। और ह्यूमस जो है ये कैसे बनता है? तो जैसे पेड़ पौधे हो गए, पत्ते हो गए, ठीक है ना, और जो सूक्ष्म जीव हो गए उन वो जब डिकम्पोज होते हैं ना, तो उनके डिकम्पोजिशन से जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है ना उसको ह्यूमस बोलते हैं। अब बेटा ह्यूमस जो है ना वो भारतीय मृदा में ना, जो इंडियन सॉइल है उसमें इसकी मात्रा जो है वो काफ़ी कम होती है ह्यूमस की। ठीक है ना। तो अलग अलग मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है ना। तो ह्यूमस जो है ना वो क्या करता है कि वो मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखने का काम करता है। अब आपका जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है ना, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो है यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इन्होंने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पे 8 भागों में बांटा है। तो जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटराइट, उसके बाद शुष्क मिट्टी, फिर लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वन मिट्टी। ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। बेटा यहाँ से पीवाईक्यू बने हैं, पूछा गया था कि दोमट मिट्टी की कौन सी होती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। कछारी मिट्टी, जलोढ़, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, ये सिनोनियम है जलोढ़ मिट्टी के। तो जलोढ़ मिट्टी के दूसरे नाम क्या है? दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, और ये पीवाईक्यू आया था, किसी एग्जाम में आया था। ठीक है, एसएससी में आया था शायद। ठीक है ना। तो बेटा अब ये भी एक क्वेश्चन आया था कि दोमट मिट्टी ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें 40% बालू और 40% मृतिका के कण होते हैं। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें 40% सैंड के और 40% जो है वो क्ले होती है, क्ले के कण होते हैं। तो वो है दोमट और कछारी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना। अब जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है।
ठीक है ना, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अब बेटा एक ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टार लगाए ये PYQ आए हुए हैं। अब बेटा ऐसे लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करना, तो वीडियो भी लंबी चली जाएगी, तो मैंने MCQ यहीं पे कवर करवा दिए हैं। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको कम उर्वरक या फिर फर्टिलाइज़र की नीड होती है, तो जलोढ़ मिट्टी। दोमट कछारी भी वही है, तो ये आपने वो कर लेना, पजल नहीं होना है इनके नामों से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है ये मिट्टी जो है ना, अभी बेटा ये भी PYQ आया हुआ है, तभी मैंने ये ठीक है। बोलते हैं ऐसी कौन सी मिट्टी है मतलब ये ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 24% भाग को ढके हुए है, तो वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, दोमट या कछारी मिट्टी, ठीक है। ये भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत का सबसे ज़्यादा एरिया 24% एरिया जो है वो दोमट मिट्टी ने घेरा हुआ है, ठीक है ना। अब ये मिट्टी जो है ये आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ, देखो बेटा ये पंजाब से असम तक फैली हुई है। फिर ये ना पंजाब से असम तक के मैदानी भाग के साथ साथ ये नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में फैली है। कहाँ कहाँ? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पंजाब से असम तक, और नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा में फैली, कृष्णा नदी की घाटियों में फैली हुई है। अब बेटा जो आपके तटीय मैदान है या उत्तरी भारत के मैदान हैं वहाँ पे भी इस मिट्टी का विस्तार, तो चाहे आप उत्तरी मैदान देख लो, चाहे अब आप नीचे तटीय में, चाहे ऊपर वाले देख लो उत्तरी मैदान, तटीय मैदान देख लो, पंजाब से असम तक, या नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटें देख लो, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना, फास्फोरिक एसिड की मात्रा होती है। बेटा याद रखना किस मिट्टी में पोटाश, चूना, फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा होती है। पोटाश, चूना, फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में होती है, और नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। ये मिट्टी जो है धान चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और साथ ही में इस मिट्टी में फल, सब्जियाँ, गेहूँ, गन्ना, कपास, तो याद रखना गेहूँ हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, ठीक है, फल सब्जियाँ हो गया, गन्ना, कपास की खेती जो जलोढ़ मिट्टी से की जाती है। अब बेटा जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, यहाँ से भी MCQ आया हुआ है। तो ये कि नई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो नई को बोलते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। ये बेटा ये दोनों ही यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। ये देखो मैंने लिखा भी है कि खादर मिट्टी पुरानी मिट्टी होती है, नहीं सॉरी, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। इस प्रकार की मिट्टी ये कहाँ पे पाई जाती है, तो बेटा ये नदी के पास पाई जाती है। याद रखना जो आपकी खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी नदी के पास पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण यहाँ पे मिट्टी की नई परत का जमाव होता है। अब मिट्टी की नई परत का जमाव होगा जिससे ना इसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो इस मिट्टी की ज़्यादा होगी, नवीन जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है जो वो है ना आपके क्या बोलते हैं सील्ट को। यहाँ पे जो सील्ट कण है ना वो सील्ट कण है वो मतलब कि बहुत ही बारीक होता है, जिसके कारण जो है ये मिट्टी जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबल होती है, वाटर को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर पाती है, और इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरता बनी रहती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी, यहाँ से भी क्वेश्चन आया होगा कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें हमेशा उर्वरता बनी रहती है, तो वो है आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। अब बोला है बांगर। बांगर जो है ये आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी कछारी मिट्टी है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि पुरानी कछारी में, यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ, पुरानी कछारी मिट्टी किसे बोलते हैं, तो वो है बांगर, ठीक है ना। तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है और इस मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम होती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता ज़्यादा होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम होती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे काली मिट्टी। तो बेटा ये नेम याद कर लेना काली मिट्टी के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। काली मिट्टी जो है वो इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है। इसको कपास मिट्टी बोलते हैं, ये भी आया हुआ है रेगुड़ मिट्टी, और ये लावा मिट्टी वाला तो आया हुआ है। तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं, लावा मिट्टी बोलते हैं, कपास मिट्टी बोलते हैं। और बेटा ये जो है क्या बोलते हैं इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये मिट्टी जो है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो प्रायद्वीपीय भारत में है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
अब आगे है काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो बेटा क्या हुआ कि ज्वालामुखी मुखी का जब विस्फोट हुआ ना, तो उससे जो बिसाट लावा निकला ना, तो वो जम जाता है, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो बिसाट लावा निकलता है वो जम जाता है, मतलब अब वो जमा हुआ लावा जो है वो चट्टानों में बदल जाता है। अब बिसाट लावा की जो चट्टानें हैं ना, वो टूट फूट कर क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, बिसाट लावा जम गया, अब उसने चट्टानों का रूप ले लिया। अब वो बिसाट लावा की जो चट्टानें हैं वो टूट टूट कर उसने लावा मिट्टी का निर्माण किया, तो इसलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी को भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आगे बोलते ये काली मिट्टी जो है ये जो दक्कन पठार है उसके ऊपरी भाग में विशेष रूप से, अब काली मिट्टी जो है दक्कन पठार के ऊपरी भाग में, दक्कन पठार के ऊपरी भाग में, तो ऊपरी भाग में कहाँ पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी कि दक्षिण के ऊपर पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में दक्कन मिट्टी जो है ये काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है ना। याद रखना, दक्कन पठार के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार जो है कहाँ पे होता है। अभी बेटा देखो, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में बेटा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र में, और इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार है। अब बेटा यहाँ से भी ये क्वेश्चन आया हुआ कि मालवा पठार में कौन सी सबसे ज़्यादा, मालवा नहीं, काली मिट्टी जो है सबसे काली मिट्टी की अधिकता कहाँ पे पाई जाती है, तो मालवा पठार में भी इस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। और काली मिट्टी का काला रंग जो है वो किसके कारण, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो ये भी स्टार लगाए, और ये भी एक PYQ है। अब बेटा काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब काली मिट्टी बड़े ही ज़्यादा बारीक कणों से मिलकर बनी है, जिससे ये इसकी जो है वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और लंबे समय तक इस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। और इस मिट्टी अब मॉइस्चर बना रहेगा तो इस मिट्टी में सिंचाई की बड़ी कम आवश्यकता होती है। तो इस मिट्टी के बड़े ज़्यादा बारीक कणों के कारण जो इसमें नमी बनी रहती है, सिंचाई की नीड कम पड़ती है, इसलिए इसे सवतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो बेटा ये भी स्टार मैंने बनाया हुआ, देखो इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर किसमें बनता है, काली मिट्टी में, और सबसे ज़्यादा बारीक कणों से मिलकर बनी है। ये देखो मैंने स्टार लगाए हैं ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इससे आपको पता भी चल रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। और काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में, बेटा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और बेटा उत्तर भारत में काली मिट्टी को कैवाल के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है लाल और पीली मिट्टी। तो बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो लाल और पीली मिट्टी जो है इसका सबसे ज़्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो लाल और पीली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु के एरिया में 2/3 मतलब जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में लाल मिट्टी का विस्तार है। तो बेटा लाल और पीली मिट्टी का निर्माण जो है कायांतरित शैलों के टूट फूट से हुआ है, यानी कि लाल और पीली मिट्टी का निर्माण जो है वो कायांतरित शैलें होती है, मेटामॉर्फिक रॉक के टूट फूट से हुआ। अब आपको ये पता नहीं होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है। तो रॉक 3 टाइप की होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय शैलें, और सेडिमेंट्री को बोलते हैं अवसादी शैल, और मेटामॉर्फिक रॉक को बोलते हैं कायांतरित शैल। अब ये इग्नियस रॉक कैसे बनती है, तो बेटा क्या होता है, ज़मीन के अंदर ना जब मैग्मा पिघलता है, तो ज़मीन के अंदर जब मैग्मा पिघलता है ना, चट्टान पिघलती है जिसको मैग्मा बोलते हैं ज़मीन के अंदर, वो मैग्मा पिघलता है, तो वो पिघला हुआ मैग्मा जो है जब ठंडा होता है तो वो जम जाता है। तो जब वो ठंडा होकर जम जाता है तो उसको बोलते हैं आग्नेय शैल। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, अब ये आग्नेय शैल, अब ये जम गया, आग्नेय शैल बन गई। अब ये आग्नेय शैल टूटेगी फूटेगी, तो ये टूट फूट के जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करेगी, जिसे अवसादी शैल कहते हैं। अब ये सेडिमेंट्री रॉक जो है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में, इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगेगा, तो उससे जो है ये मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको कि लाल पीली मिट्टी जो है ऐसी कौन सी मिट्टी है, बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है
ये ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहा और सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो लोहा और सिलिका की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होती है? तो लाल और पीली मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा होती है। लाल मिट्टी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। दक्कन का पठार है वहाँ के पूर्व में और दक्षिण में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये पूर्व वाली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड और दक्षिण यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भी। तो ये दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। अब बेटा ये देखो, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, तो ये भी एक PYQ आया हुआ है। तो जब ये मिट्टी ना वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना, तो ये पीली दिखाई देती है। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और बेटा ये प्राय बंजर भूमि के रूप में ही पाई जाती है। ये मिट्टी जो बजरी युक्त होती है, बलुई होती है और छिद्र युक्त होती है। तो ये मिट्टी जो है ये ग्रेवल होता है, इसमें ज़्यादा मतलब पोर्स भी होते हैं और बलुई होती है। ये बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो लाल पीली मिट्टी जो है बाजरे की खेती के लिए, आलू व फलों के लिए भी ये उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अब आगे है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को मखरला मिट्टी भी कहते हैं। तो ये भी MCQ है कि मखरला मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी होती है? मखरला मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी जो है हाई टेम्परेचर, ये मिट्टी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में विकसित होती है। तो लेटराइट मिट्टी जहाँ पे बड़ी बारिश होती है, बड़े ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ विकसित होती है। तो ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी विकसित होती है? लेटराइट या मखरला मिट्टी। और ये भी क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण जो है वो निक्षालन या लीचिंग के कारण हुआ? तो लेटराइट मिट्टी का। ये देखो मैंने स्टार लगाई, क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसी कौन सी मिट्टी है जो गीली होने पर जो है वो दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर होती है? तो लेटराइट मिट्टी। अब ये भी आया हुआ है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है ना। अब बेटा लेटराइट मिट्टी जो है ना, लेटराइट मिट्टी जो है इसमें चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। बाकी मिट्टियों में था कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी, तो लेटराइट में चूने की भी कमी होती है क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण। अब ह्यूमस की कमी क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब हैवी रेनफॉल होता है तो जो ह्यूमस होता है ना वो पानी में घुल के मिट्टी की निचली लेयर्स में चला जाता है। तो और ये जो लेटराइट मिट्टी है ये कर्क, और ये देखो कर्क और मकर का है, ये देखो ये आपका अर्थ है, तो ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क है और ये मकर है ना। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर को कर्क और कैप्रिकॉर्न को मकर। तो यहाँ इन एरिया, ये जो कर्क और मकर रेखा के यहाँ पे बीच में एरियाज जो आते हैं ना वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जैसे कर्क और मकर रेखा के बीच में कौन से एरिया आते हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बेटा लेटराइट मिट्टी जो ये देखो, ये यहाँ से भी MCQ आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी केरल में पाई जाती है। ठीक है ना। और कहाँ पाई जाती है? अब कर्क और मकर रेखा के बीच में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर में कहाँ पे पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। याद रखना, महाराष्ट्र के, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है। अब बेटा ये भी देखो, ये आया हुआ लेटराइट मिट्टी वाले पोर्शन से बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो मालाबार तटीय क्षेत्र है ना, केरल को बोलते हैं मालाबार तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है लेटराइट मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है और ये प्राय जो है वो कम फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी होती है। फिर भी इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करके जो है कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे किसकी खेती की जाती है? कपास। लेटराइट मिट्टी का यूज़ करके जो है, लेटराइट मिट्टी में फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत पड़ती है, फिर भी यहाँ पे फर्टिलाइज़र का यूज़ करके जो है कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती, कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू और गन्ने की खेती जो है वो की जाती है। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये मैंने बॉल पेन से तभी ऐड किया, नहीं तो मैंने जेल पेन से नोट्स बनाए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया कि कौन सी मिट्टी जो है वो मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो मोटा अनाज ये है, तो मोटे अनाज के लिए जो है वो लेटराइट मिट्टी यूज़ होती है। तो देखो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी जो है वो
काजू की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो देखो, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ना काजू की खेती के लिए लाल लैटेराइट मिट्टी जो है वो यूज़ होती है, याद रखना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मिट्टी जो है वो लवणीय मिट्टी है। तो मिट्टी में नमक की मात्रा होने के कारण मिट्टी में नमक की मात्रा कैसे होती है? अगर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ख़राब होता है ना, तो मिट्टी में लवणीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी में नमक की मात्रा कैसे आती है? खराब अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम और शुष्क क्लाइमेट यानी कि एरिड क्लाइमेट के कारण जो लवणीय मिट्टी होती है, ठीक है ना। अब लवणीय मिट्टी को रेह भी बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं, कल्लर भी बोलते हैं। रेह, ऊसर, कल्लर, लवणीय, रेह, ऊसर, कल्लर बोलते हैं। और ऐसी कौन सी मिट्टी है जहाँ पे साल भर में 250 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है? तो जो आपकी लवणीय मिट्टी है ये कहाँ पे होती है, किस एरिया में होती है? जहाँ पे 250 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तो इस मिट्टी में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी जो है वो गुजरात में होती है। तो बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब एरिड मिट्टी कौन सी होती है? शुष्क मिट्टी। तो इसका रंग लाल होता है और देखने में ये बलुई और प्रकृति में ये लवणीय होती है। शुष्क मिट्टी भी प्रकृति में, जो एरिड सॉइल यानी कि शुष्क मिट्टी जो है ये भी प्रकृति में लवणीय होती है और देखने में ये बलुई होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन। अब बेटा जो शुष्क मिट्टी जो होती है, एरिड सॉइल होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है और साथ में ह्यूमस और नमी की भी कमी होती है, ठीक है। तो लवणीय मिट्टी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है और लवणीय मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा बड़ी ज़्यादा होती है। तो याद रखना, लवणीय मिट्टी जो है पश्चिम राज्य, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, देखो मैंने स्टार लगाए, PYQ है कि लवणीय मिट्टी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है और इसमें किस एलिमेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो कैल्शियम की, ठीक है ना। अब पर्वतीय मृदा जो है हिमालय रीजन में पाई जाती है, यहाँ पे कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है और इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। पोटाश, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, ठीक है। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में चाय ज़्यादा मात्रा में होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में झूम की खेती भी ज़्यादा होती है। तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा झूम की खेती होती है, ठीक है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में झूम की खेती ज़्यादा होती है और कहाँ पे ज़्यादा झूम की खेती होती है? नागालैंड में, ठीक है ना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म मसाले की खेती की जाती है, ठीक है ना। आगे है पीएटी सॉइल को पिटमयी मृदा भी बोलते हैं। पीएटी सॉइल को दलदली मिट्टी, जैविक मिट्टी भी बोलते हैं। और ये मिट्टी जो है दलदली और जैविक जो है ये कहाँ पे होती है? जहाँ पे हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया होता है वहाँ पे दलदली और जैविक मिट्टी पाई जाती है। जैव पदार्थ यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण मिट्टी में ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये गाढ़े काले रंग की मिट्टी होती है, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे पाई जाती है? पिटमयी मृदा जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? केरल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। केरला, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। तो पिटमयी मृदा जो है वो केरला, उत्तराखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, तो उत्तराखंड, केरला और वेस्ट बंगाल में पिटमयी मृदा पाई जाती है। और जीवाश्म की प्रचुर मात्रा के कारण ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा होते हैं तो इसलिए इसे जैव मृदा कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ये देख लो। तो देश में मिट्टी के विस्तार का क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा एरिया में जलोढ़ मिट्टी है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में जलोढ़ मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी जो है वो 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, काली मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर और लेटराइट 1.2 वर्ग किलोमीटर। तो जलोढ़, लाल, पीली, लेटराइट और जलोढ़, लाल, पीली और काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो याद रखना 15 लाख, 6.5 लाख, 5 लाख और 1.2 लाख। तो याद रखना नोट क्या है? भारत में ना भारत की सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थ कम है लेकिन काली मिट्टी में जो है ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अब अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी क्या होती है? अम्लीय मिट्टी में पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से कम होती है और क्षारीय मिट्टी में पीएच की वैल्यू 7.2 से ज़्यादा होती है। तो पीएच वैल्यू बताता है कि कौन चीज़ जो है वो कितनी अम्लीय है और कितनी क्षारीय है। तो सामान्य भूमि जो होती है उसकी पीएच 6 से 7 है। तो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपकी फसलें हैं वो किस पीएच वैल्यू में उगती हैं? तो वो 6 से 7 की पीएच वैल्यू में उगती हैं।
तो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि अधिक वर्षा वाले स्थान में कौन सी मिट्टी उगती है। अधिक वर्षा वाले स्थान पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, अम्लीय, और कम वर्षा वाले स्थान पे क्षारीय। ठीक है ना। तो बेटा फसलों के लिए अधिक अम्लीय व अधिक क्षारीय मिट्टी ठीक नहीं होती है। अब अगर आप मान लो आपकी सॉइल में अम्लीयता कम है तो आप क्या करोगे, चुनेगा